कभी सोचा है कि बिना एक भी हथियार उठाए एक पूरे साम्राज्य को कैसे हराया जा सकता है? आज हम बात करने वाले हैं मोहनदास करमचंद गांधी की, उनकी उस अविश्वसनीय कहानी की, और ये पता लगाएंगे कि उन्होंने आखिर ये किया कैसे। और देखिए, ये सवाल सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं है, ये गांधी के पूरे स्वतंत्रता संग्राम का आधार था। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि अहिंसा की शक्ति ने कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली। तो कहानी शुरू होती है 1869 में गुजरात के पोरबंदर से। एक नौजवान गांधी कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड तो गए, लेकिन उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदला दक्षिण अफ्रीका की एक यात्रा ने। वहीं 1893 में एक वकील के तौर पर एक मामूली सा केस एक असाधारण नेता के जन्म का कारण बन गया। दक्षिण अफ्रीका कह सकते हैं कि गांधी की प्रयोगशाला बन गया। उन्हें पहली बार भारतीयों के खिलाफ हो रहे क्रूर नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। जैसे वो किस्सा जब उन्हें सिर्फ गोरों के लिए बने ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। ये कोई मामूली बेइज्जती नहीं थी, ये एक पर्सनल अपमान था जिसने उनके अंदर प्रतिरोध की एक ज्वाला जला दी, एक ऐसी ज्वाला जो एक दिन पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में लेने वाली थी। और उसी ज्वाला से जन्म हुआ सत्याग्रह का, जो उनके आंदोलन का दिल बन गया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य बल, लेकिन इसका मतलब चुपचाप जुल्म सहना बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये तो अन्याय के सामने डटकर खड़े होने की, सच पर अड़े रहने की और अपने विरोधी का दिल बदलने की एक एक्टिव, एक साहसी लड़ाई है। और ये सब बिना एक भी हाथ उठाए। ये जो बात है ना, उनके पूरे फलसफे को एक लाइन में बता देती है। सत्य उनका लक्ष्य था और अहिंसा उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता। एक के बिना दूसरा अधूरा था। इन दोनों ने मिलकर सत्याग्रह की वो ताकत बनाई जिसे कोई हरा नहीं सकता था और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी। तो 1915 में जब गांधी भारत लौटे तो उन्होंने सीधे पूरे साम्राज्य को चुनौती नहीं दे दी, नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी सत्याग्रह की रणनीति को छोटे पैमाने पर आजमाना और मजबूत करना शुरू किया। ये शुरुआती लड़ाइयां एक तरह से जरूरी टेस्ट थीं, ये साबित करने के लिए कि उनका अहिंसक प्रतिरोध का तरीका वाकई में काम कर सकता था। और नतीजे तो हैरान कर देने वाले थे। चंपारण में उन्होंने नील किसानों को उनका हक दिलाया, खेड़ा में अकाल के दौरान टैक्स माफ करवाया, अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों के लिए बेहतर वेतन की लड़ाई जीती। हर एक जीत ने सिर्फ लोगों की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सत्याग्रह एक ऐसी ताकतवर शक्ति थी जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अब इन शुरुआती जीतों से जो आत्मविश्वास मिला ना, उसके साथ गांधी अब अपनी नजरें और ऊंची करने के लिए तैयार थे। अब सिर्फ छोटी मोटी स्थानीय शिकायतों को सुलझाने का वक्त नहीं था, अब वक्त था सीधे ब्रिटिश साम्राज्य से टकराने का। और उनकी पहली बड़ी चाल थी असहयोग आंदोलन, जो 1920 में शुरू हुआ। रणनीति जितनी सीधी साधी थी, उतनी ही क्रांतिकारी। सोचिए, अगर भारतीय ही सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेज राज करेंगे कैसे? ये एक देशव्यापी शांतिपूर्ण विद्रोह था जिसे साम्राज्य को अपने घुटनों पर लाने के लिए बनाया गया था। इस आंदोलन की रणनीति के दो हिस्से थे। एक तरफ ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार करो, उनकी नौकरियां, उनके स्कूल, उनका सामान, और दूसरी तरफ स्वदेशी यानी भारत में बने सामान को अपनाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो। ये एक ही वार में साम्राज्य को कमजोर करने और भारत को मजबूत बनाने का एक शानदार तरीका था। गांधी का अगला निशाना एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था, नमक। अंग्रेजों ने इस सबसे जरूरी चीज पर भारी टैक्स लगा रखा था, जो अमीर और गरीब हर किसी पर असर डालता था। नमक जैसी मामूली सी चीज को निशाना बनाकर गांधी ने एक जबरदस्त प्रतीक खड़ा कर दिया जिसने ब्रिटिश राज के अन्याय को सबके सामने ला दिया और पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। 240 मील, जरा इस दूरी के बारे में सोचिए, वो भी पैदल। ये वो दूरी थी जिसे गांधी ने ब्रिटिश नमक कानूनों को तोड़ने के लिए तय करने का फैसला किया था। ये मार्च सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन से कहीं बढ़कर था। ये धीरज, दृढ़ संकल्प और एक साम्राज्य के खिलाफ अवज्ञा का एक महाकाव्य था। रणनीति इतनी सीधी साधी थी कि कमाल की थी। पहला कदम दांडी तक मार्च करो, दूसरा कदम वहां पहुंचकर समुद्र से नमक बनाकर कानून तोड़ो, और तीसरा कदम पूरे देश को ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करो।
अवज्ञा के इस एक काम ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की एक ऐसी लहर जगा दी जिसने साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। नमक मार्च ने ब्रिटिश राज की नींव तो हिला दी थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में ये तो अपने आखिरी सबसे विस्फोटक दौर में पहुंचने वाली थी। अब आज़ादी के लिए अंतिम और निर्णायक लड़ाई का समय आ गया था। साल था 1942। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब गांधी ने अपना सबसे ताकतवर नारा दिया, करो या मरो। ये हिंसा का आह्वान नहीं था, बल्कि आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने का एक अटूट संकल्प था। संदेश साफ था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और इस नारे ने भारत छोड़ो आंदोलन की आग लगा दी, जो आज़ादी के लिए अब तक का सबसे जोरदार और व्यापक संघर्ष था। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस आंदोलन ने युद्ध से थक चुकी ब्रिटिश सरकार पर इतना जबरदस्त दबाव डाला कि उनके लिए भारत पर कब्जा बनाए रखना अब नामुमकिन सा हो गया था। और इस तरह दशकों के संघर्ष के बाद भारत ने अपनी आज़ादी हासिल की। लेकिन गांधी की विरासत सिर्फ एक आज़ाद देश बनाने से कहीं आगे जाती है। ये उन ताकतवर विचारों में जिंदा है जो आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके फलसफे के केंद्र में 4 सिद्धांत थे। अहिंसा यानी किसी भी हालत में हिंसा न करना, सत्याग्रह यानी सत्य बल, स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता और सादगी। ये सिर्फ राजनीतिक रणनीतियां नहीं थी, बल्कि जीने का एक तरीका था जो व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरह के बदलाव का रास्ता दिखाता था। लेकिन देखिए विडंबना कैसी है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वो खुद हिंसा का शिकार हो गया। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई, जिससे पूरी दुनिया सदमे और शोक में डूब गई। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम, जो उनकी गहरी आस्था का प्रमाण थे। तो आज के दौर में हम गांधी से क्या सीख सकते हैं? संघर्ष और हिंसा से भरी इस दुनिया में क्या उनके अहिंसा और सत्य के सिद्धांत अब भी कोई मायने रखते हैं? शायद गांधी की सबसे बड़ी विरासत ये सवाल ही है, एक चुनौती कि हम अपने समय में अन्याय का सामना कैसे करते हैं।